everyone, today I'm going to explain to you primary and secondary growth. So first of all, look at this primary growth in a root. तो ये जो है ये रूट कैप है, ये थिम्बल शेप्ड रूट कैप है. ये जो है ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है, राइट. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द रूट कैप, इनिशियल. और ये जो है ये टोटल थिम्बल शेप्ड रूट कैप है. इसके ऊपर ये जो लेयर है दिस इज नोन एज द प्रोटोडर्म, और इसके ऊपर ये जो लेयर है दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टम. कॉर्टेक्स यू ऑल नो क्या होता है. दिस इज ऑल्सो अ रूट एंड दिस होल थिंग इज अ कॉर्टेक्स. तो वही कॉर्टेक्स वहां पे भी प्रेजेंट है ना. तो ये बेसिकली वही है कि थोड़ा सा रूट एपिकल मेरिस्टम है, यहां से ग्रोथ होगी पूरी. नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ शूट, राइट. तो यहाँ पे ये मेरिस्टमैटिक जोन यहाँ पे, दिस इज नोन एज द लीफ प्राइमोडियम. ये है एक्सिलरी बड, जो लेफ्ट ओवर एपिकल मेरिस्टम था एक्सिलरी बड बन गया. ये है डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू, और ये है मेरिस्टमैटिक जोन, यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ. अभी मैंने आपको खाली प्राइमरी ग्रोथ का दिखाया, तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है कहाँ पे होती है. जिम्नोस्पर्म्स में होती है, और एंजियोस्पर्म्स में जब बात करें तो केवल डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती है. कैसे हो पाती है. दो लैटरल मेरिस्टम होते हैं, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कोर्क कैम्बियम. तो दो टिश्यूज की वजह से ग्रोथ हो. नाउ आई होप यू रिमेंबर दिस डायग्राम. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है तुम्हारी मेडुलरी रेस और तुम्हारे वैस्कुलर बंडल्स के बीच का कैम्बियम. तो मेडुलरी रेस क्या थी, इस एरिया में इनके बीच में जो क्या प्रेजेंट था, जो रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा था जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहा था, वही मेडुलरी रेस यहाँ पे काम आएगी. तो ये हमारा बेसिकली जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल थे. तो इनके बीच में ये मैंने बनाई है इंट्राफैस्किकुलर कैम्बियम. इंट्रा क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि इंट्रा मतलब दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में. ठीक है. तो कैम्बियम बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज नोन एज इंट्राफैस्किकुलर. अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेडुलरी रेस थी हमारी, जो पैरेन्काइमा था हमारा यहाँ पे रे पैरेन्काइमा, जो रेडियल वाटर कंडक्शन कर रहा था, उस पैरेन्काइमा को क्या होता है, वो हो जाता है डिफरेंशिएट. तो जब वो डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो क्या बना देती है, इंटरफैस्किकुलर कैम्बियम. वो क्या था, वो परमानेंट था, अब वो हो जाता है मेरिस्टमैटिक. तो वो इस तरीके से क्या बना देता है, इंटरफैस्किकुलर कैम्बियम. तो भैया हमारे मेड्यूलरी रेस जो थे वो हमारे सीक्रेट देवता थे जिन्होंने हमें ग्रोथ करवाई है हमारी. तो हमें पता भी नहीं था कि हमारे बीच में ऐसे मेड्यूलरी रेस प्रेजेंट थी, बट अब वो प्रेजेंट थी और उन्होंने इस ग्रोथ में हेल्प करी है. अब जो है हमारा कॉर्टेक्स, अब क्या होता है इसमें कि ये तुम्हें अगर याद है, ये हमारा कॉर्टेक्स था, इसमें इतनी सारी लेयर्स थी, है ना. कॉर्टेक्स की बहुत सारी लेयर्स थी. यहाँ पे अंदर एंडोडर्मिस था, एंडोडर्मिस के अंदर जाके पेरीसाइकिल थी, और पेरीसाइकिल से हमारे मतलब उसके अंदर हमारे वैस्कुलर बंडल्स थे, और वैस्कुलर बंडल्स के आसपास मेडुलरी रेस वगैरह थी. तो यहाँ पे अब वैस्कुलर बंडल्स के बीच में से जो इंटरफैस्किकुलर कैम्बियम, कैम्बियल रिंग बन गई है. इसको क्या बोलते हैं, कैम्बियल रिंग. ठीक है. तो कैम्बियल रिंग बन चुकी है. अब होता क्या है कि ये कैम्बियल रिंग जो है इसको जाइलम पसंद है, तो ये कैम्बियल रिंग जाइलम को तो रख लेती है, ऐसे जाइलम बच जाती है. ये क्या है, प्राइमरी जाइलम. तो ये क्या बन गई है, ये हमारी प्राइमरी जाइलम है, 1 डिग्री जाइलम. ये तो बच जाती है. ठीक है. प्राइमरी जाइलम बच जाती है. अब प्राइमरी जाइलम के बाहर ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके हमारा जो यही है कैम्बियल रिंग है, यही तो अब सेल्स काटेगी. तो ये क्या करती है, कैम्बियल रिंग एक्टिव बन जाती है और नए सेल्स काटने लग जाती है दोनों साइड्स में. तो अपने इस साइड पे इसने जो सेल्स काटे हैं कैम्बियल रिंग ने, ये कुछ इस तरीके से होते हैं. ये कौन से सेल्स बना रही हूँ गेस करना. ये एक्चुअली हमारी सेकेंडरी जाइलम है. तो यहाँ पे जाइलम को ये बहुत पसंद करती है कैम्बियल रिंग, और ये ज्यादा एक्टिव होती है अंदर की तरफ. तो यहाँ पे हमारी सेकेंडरी जाइलम भी बना देती है. तो इसने हमारी सेकेंडरी जाइलम बना दी और प्राइमरी जाइलम को इंटैक्ट कर दिया. तो इनको इन्होंने इस शेल में एनक्लोज कर दिया. तो हमारी दोनों जाइलम बन गई. ठीक है. अब सेकेंडरी जाइलम के जस्ट बाहर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है. एक्चुअल में क्या होता है, ये सेकेंडरी जाइलम ये अब अक्यूमुलेट हो जाती है. ठीक है. ये बहुत अमाउंट में होती है और इसीलिए ये बहुत अक्यूमुलेट होके कंपैक्ट मास बना लेती है. तो जो इसके साइड में जो पेरिफेरी में ये क्या करती है, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये तुम्हारा जाइलम होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे बनाना शुरू कर देती है. ठीक है. जो कैम्बियल रिंग है यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखाना चाहती हूँ तुम्हें, यहाँ पे इस तरीके से ये इसके इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जाइलम बनाना शुरू कर देती है. ठीक है. सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देती है.
तो ये इतनी ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बना देती है कि सेकेंडरी जाइलम जो है फ्लोएम को एकदम बाहर की तरफ क्रश कर देती है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम को एकदम बाहर की तरफ क्रश कर देती है तो कुछ ऐसा बनता है कि हमारी जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बेचारी तो मतलब ऐसे ही हो जाती है, मतलब वो क्रश ही हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, ये तो एकदम ही क्रश हो जाती है बाहर की तरफ। और इसके अंदर की तरफ, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट अंदर की तरफ क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाती है। पेरीफेरी में, यहाँ पे इसकी साइड्स में यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बननी शुरू हो जाती है। ये क्या है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज हमारी जो जाइलम थी प्राइमरी उसने क्रश कर दिया इन टिश्यूज को पीछे की तरफ, और इसीलिए ये इस तरीके से बन गए। और अब क्या हो जाता है, अब भी वाटर कंडक्शन तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, तो इसकी वजह से हमारे जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू हमारी ऐसे मेड्यूलरी रेज बन जाती है जो पानी के कंडक्शन में अब हेल्प करेंगी। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, बिकॉज जो कैम्बियम है इट फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा पासिंग थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पानी नहीं पास कर सकता, ये बहुत हार्डन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें से अगर कंडक्शन करना है वाटर का तो तुम्हें बनाना पड़ेगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में ऐसे पैरेन्काइमा जिसके थ्रू पानी पास हो पाएगा, रेडियली कंडक्ट हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बन जाती है। तो समझ गए, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम बहुत एक्टिव था, अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव था, तो जाइलम बच गया, सेकेंडरी जाइलम बन गई, सेकेंडरी जाइलम ने क्रश करके फ्लोएम को पीछे भेज दिया, तो फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम तो डिस्टॉर्ट हो गई, उसके अंदर की तरफ बन गई है सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के थ्रू इन्होंने एक मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना दी जिससे पैरेन्काइमा रहे और पानी पास हो पाए। तो इतनी सिंपल सी कहानी है, समझ आ गई। ये बेटा एक डायकॉट स्टेम है। देखो वैसे मैंने इधर जाइलम के एलिमेंट्स नहीं बताया कि यहाँ पे ट्रकीज है कि वेसल्स है, तो तुम इसे जिम्नोस्पर्मी मान सकते हो, बट ये एक्चुअल में एक डायकॉट स्टेम है, मोनोकॉट में ये नहीं होता है। अब जो हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं ना बेटा, यूएस वगैरह, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत वेरिएबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, और ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, कैम्बियम जो है काट रही है इधर उधर सेल्स काट रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है वहाँ पे कैम्बियल की एक्टिविटी डिफरेंशियल होती है, अलग होती है। तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलती है, स्प्रिंग सीजन में तुम्हें एक लकड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑटम सीजन में तुम्हें एक और लकड़ी देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगी अलग अलग सीजन में। तो होता क्या है ना बेटा, तो होता क्या है ना कि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है। स्प्रिंग में तुमने सुना होगा फूल खिलते हैं, बसंत पंचमी आती है, ये सब चीज़ें होती है ना, तो बहुत खुशी रहती है स्प्रिंग के ज़माने में। तो स्प्रिंग में जो है कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है, बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स बना देता है, और जो है वेसल्स की जो कैविटी होती है बहुत वाइड होती है। तो यहाँ पे हम डायकॉट की बात करें तो हम यहाँ पे डायकॉट वेसल्स की बात कर रहे हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं। यू नो अबाउट डायकॉट वेसल्स, तो उनकी बहुत वाइड कैविटी होती है, वाइड लूमेन होता है, तो वाइड कैविटी और वाइड लूमेन वाला इस तरीके से बना देता है। तो स्प्रिंग के सीजन में जो कैम्बियम बनता है वो इतना वाइड कैविटी और वाइड लूमेन वाला होता है। पर जैसे ही तुम्हारा क्या आता है, ऑटम आता है, एक्टिविटी सीज हो जाती है कैम्बियम की, बहुत लो हो जाती है, तो कम साइज वाला लेस अमाउंट में तुम्हें जाइलरी एलिमेंट देखने को मिलता है। अब ये इतने छोटे होते हैं और इतने डेंस होते हैं कि इनका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिलता है, और ये जो होते हैं इनका कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट देखने को मिलता है। तो स्प्रिंग की जो वुड होती है इसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। तो जो स्प्रिंग में वुड बनती है ये लाइट कलर की होती है, एक्चुअली वुड कटर्स ने डिस्कवर किया था बाय द वे। और ये जो ऑटम की वुड होती है ये बहुत डार्क कलर की होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि तुम किसी भी पेड़ की एज तुम इतना, मतलब उसकी ये जो एज पता लगानी है, तो एक स्प्रिंग प्लस एक ऑटम मतलब 1 साल उस ट्री ने जिया है। तो ऐसी एक रिंग है मतलब वो ट्री कितने साल का है, 1 ईयर का है। अगर ऐसी तुम्हें अंदर 2 रिंग्स मिल जाए, जैसे एक और स्प्रिंग वुड और एक और इसके अंदर ऑटम वुड, तो तुम्हें क्या मिल गई, एक और तुम्हें एनुअल रिंग मिल गई। तो इससे तुम्हें पता चलेगा ट्री एक और साल जिया है, तो ट्री 2 साल का है। तो ये एनुअल रिंग्स होती है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये हमें एज बताती है किसी भी ट्री की। और 1 साल में दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है प्रोड्यूस होती हैं रिंग्स, और ये यूजुअली टेम्परेट रीजन्स में ही होता है, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें स्प्रिंग ऑटम यूएस के चोचले, इंडिया के नहीं है। अब 2 टाइप्स की वुड आती हैं, एक होती है हार्ट वुड, ठीक है, ये डीप बीच की वुड होती है ट्री की, और एक होती है सैप वुड। जो हार्ट वुड होती है ना, वो ये जो तुम्हारी सेकेंडरी जाइलम है, ये पूरी मेरी सेकेंडरी जाइलम है। तो क्या होता है कि जो सेंट्रल या इनर पार्ट्स ऑफ स्टेम होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे रेजिन, टैनिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, जिससे वो उसके जो सेकेंडरी जाइलम की ज़्यादातर जो पार्ट है ना वो बहुत ब्राउन लगता है, डार्क ब्राउन। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली।
So most of the secondary xylem is dark brown because of the deposition of all these organic compounds. So that is known as heartwood. It doesn't conduct any water and it is basically comprised of dead elements, highly lignified wall. It's resistant to insects and pest attacks, and it doesn't conduct water and only helps in mechanical support. So that is most of the secondary xylem. That is why secondary xylem is known as wood, because it has this heartwood and it has this sapwood. Sapwood is the conducting part of xylem, which is not deposited by any organic compounds. It is light colored and it conducts water. So most of this is just xylem. जो wood है ये xylem है. Autumn wood, spring wood, heartwood, sapwood, all this is xylem. These are also xylary elements. ये xylem के elements जब ज़्यादा बड़े. So in spring wood the xylem vessels have got a wider cavity. What is this xylem vessel? Because wood जो है वो xylem से ही बनती है. xylem का मतलब wood होता है. तो xylem vessels की जब wider cavity होती है उसे हम कहते हैं spring wood. और जब xylem vessels की narrower cavity होती है उसे हम कहते हैं क्या? Autumn wood. Autumn wood जो है dense होती है because वो छोटी होती है. Right? Same way heartwood और sapwood क्या होती है? Heartwood is non-conducting. It doesn't conduct because जो हमारी xylem है और जो phloem है वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है हमारे जाइलम में. यहाँ पे फ्लोएम बाकी चीज़ें आती नहीं, केवल जाइलम की हम बात करें तो ये हार्टवुड और सैपवुड होती है. जब गर्थ इंक्रीज हो जाती है तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है कॉर्टेक्स को ब्रेक कर देता है, एपिडर्मिस को ब्रेक कर देता है और उसे न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स से रिप्लेस करना पड़ता है. यहाँ पे तुम्हें पता है कि क्या हो गया है, ये वुड बन गया है. जो सेकेंडरी जाइलम है वो वुड बन जाता है. उसके अंदर वैसे होता है योर प्राइमरी जाइलम इज स्टिल लेफ्ट, बट बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब ब्रेक हो जाती हैं. जो मतलब कॉर्क होता है, एपिडर्मिस होता है, वो सब टूट जाता है. तो क्या होता है कि उसे रिप्लेस करना पड़ता है, वो भी प्रोटेक्टिव लेयर से, बिकॉज हम उसे ऐसे ही ब्रोकन तो छोड़ नहीं सकते ना, तो प्रोटेक्टिव लेयर से रिप्लेस करना पड़ता है. तो क्या होता है ना कि यहाँ पे बनता है तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम. तो कॉर्क कैम्बियम जो है रेक्टेंगल होता है, इस तरीके से बनता है. तो रेक्टेंगल होता है और इसके काफ़ी फीचर्स होते हैं. तो हमारा जो कॉर्क कैम्बियम होता है ना वो काफ़ी कम लेयर्स का बना होता है, काफ़ी नैरो होता है और इसकी वॉल्स बहुत थिन होती है. तो यू माइट अज्यूम कि इसकी वॉल्स बहुत थिक है, बट एक्चुअली ये जनरेटिंग सेल है. इसको कट करने होते हैं अपने दोनों साइड्स पे सेल, बिकॉज ये तो बीच में बन गया तो इस साइड भी सेल्स बनाने, इस साइड भी सेल्स बनाने. तो ये काफ़ी ज़्यादा नैरो इसकी थिन वॉल्स होती हैं, बिकॉज इसे जनरेट करने होते हैं ना सेल्स. मेरिस्टेमेटिक होता है, इसको हम फेलोजेन भी कहते हैं बिकॉज ये जनरेटर है. जेन जो नाम इसका रखा है वो इसके जनरेटिंग फीचर की वजह से रखा. तो इसके बाहर की तरफ जो ये आउटर लेयर में जनरेट करता है सेल्स, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ठीक है, वो इस तरीके से बन जाते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से वो मतलब बन जाते हैं, उनमें स्पेशल मतलब सुबेरिन वगैरह लग जाता है और एकदम मतलब डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. सुबेरिन वगैरह की कोटिंग आ जाती है ना, ये सब डिफरेंशिएशन हो जाती है. तो ये होता है असली कॉर्क या फेलम. ठीक है, तो ये एकदम डिफरेंशिएट हो जाता है, इसके ऊपर सुबेरिन वगैरह लग जाता है और बिल्कुल थिक इम्परवियस हो जाता है, बिकॉज ये सबसे बाहर है. इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई पानी, कोई गैस बिना परमिशन के ना घुस जाए. तो ये असली कॉर्क होता है. तुमने देखा होगा कि बॉटल के कैप पे हम वो कॉर्क लगाते हैं ना, जिससे पानी मतलब बाहर ना निकले एंड ऑल दैट. तो वो कितना हार्ड होता है. तो ये वही मटीरियल है कॉर्क. अंदर की तरफ बनता है हमारा कॉर्टेक्स का ही रेप्लिका. जैसे मेडुलरी रेस जब दूसरी बार बनी थी सेम पैरेन्काइमा की, तो उससे हमने क्या कहा था, सेकेंडरी मेडुलरी रेस. ऐसे यहाँ पे फिर से पैरेन्काइमा सेल आ जाता है. इसका बिल्कुल पास जो होता है, एकदम बिल्कुल पास